दिस इज सीजीएस सर। अपना ऑनलाइन टॉपिक चल रहा है मोल कॉन्सेप्ट। आज अपन उसके बिगनर बॉक्स की स्टडी करने जा रहे हैं। मैंने कल मैसेज भी दिया था कि बिगनर बॉक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, आज उसका सॉल्यूशन अपन देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बिगनर बॉक्स 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, बिगनर बॉक्स 1। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास was to hold true, then 20.8 gram of barium chloride on reaction with 9.8 gram of sulfuric acid will produce 7.3 gram of HCl and barium sulfate। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें रिएक्शन कराई गई है किसमें, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, और इससे फॉर्म किया गया है बेरियम सल्फेट एंड HCl। अब इसको बैलेंस कर लो, ये हो गया। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो ये कहता है कि भाई टोटल इन दोनों का मास जितना लेफ्ट हैंड साइड पे है उतना ही प्रोडक्ट का राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका नेट मास होगा। मींस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के मास सेम होंगे। तो इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं, तुमको ऑलरेडी बेरियम क्लोराइड की वैल्यू दी गई है 20.8, सल्फ्यूरिक एसिड की 9.8, HCl का दे दिया गया है 7.3। तो इन दोनों को ऐड कर दो, इनका जो मास दिया गया है, इसका मास गिवन है, तो जो रिमेनिंग होगा वो इसका होगा। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 4.8 ग्राम ऑफ KClO3 when heated produce 1.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब ये KClO3 पे है, KClO3 से कहा जाए KCl प्लस O2 बने, और इस क्वेश्चन में कहा गया 4.8 ग्राम ऑफ KClO3, 4.8 ग्राम ऑफ KClO3 needed to produce 1.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आपसे कहा गया है and residue KCl left behind 2.9 ग्राम। कितना सिंपल क्वेश्चन है। which law of chemical combination is illustrated। तो सबसे पहले इन दोनों का सम करके देख लो, अगर वो इसके इक्वल आ रहा है तो मास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे सेम है, तो ये सिंपली हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, फॉर प्रैक्टिस अभी इसको बिना बैलेंस के ही तो हो जा रहा है, क्योंकि मास पे तो चेक करना अपने को। फॉर प्रैक्टिस अभी क्या करो कि जब भी रिएक्शन लिखो तो उसको साथ साथ थोड़ा बैलेंस करते चलो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इधर 3 कर दो, इधर 2 कर दो, तो ये रिएक्शन इजीली क्या होगी, अपने साथ बैलेंस हो जाएगी। तो अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाएंगे 2, 2 एंड 3। तो KClO3 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये हो गया, KCl का ये हो गया और O2 का ये हो गया। ये रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री बन गई। अपन रिएक्शन को जब मिनिमम होल नंबर से बैलेंस कर देते हैं तो एक तरीके से रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री कह सकते हैं। ठीक है, अपन ये भी कह सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ KClO3 gives 2 मोल्स ऑफ KCl and 3 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में तो आपको केवल मास चेक कर लेना है दोनों। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है व्हाट मास ऑफ NaCl would be decomposed by 98 gram of sulfuric acid if 20 gram of NaHSO4 and 27.5 gram of HCl are produced in the reaction assuming law of conservation of mass। सेम क्वेश्चन है, रिएक्टेंट भी दिए हैं, प्रोडक्ट भी दे रखे हैं, आपको केवल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के मास इक्वल करने हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इजीली बन जाएगा। तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर ही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या इलस्ट्रेट कर रहा है, या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अगर आप जानते हैं तो उसमें से कुछ ऑप्शन सर्च करने हैं। ठीक है, तो उसमें कहा गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इलस्ट्रेटेड बाय द पेयर ऑफ कंपाउंड। किस पेयर से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन चेक हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक दिया है NaCl एंड NaBr। तो अब NaCl और NaBr में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि किसी एलिमेंट के फिक्स्ड अमाउंट से किसी दूसरे एलिमेंट का वेरिएबल अमाउंट अगर अपन ले रहे हैं तो दूसरे एलिमेंट का जो वेरिएबल अमाउंट ले रहे हैं उसमें भी एक सिंपल रेशियो आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जब तुम ऑप्शन नंबर 3 पे जाओगे तो उसमें देखो क्या गिवन है, SO2 एंड SO3। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इसमें देखो सल्फर के कितने हैं, सपोज 32 ग्राम, यहाँ पे कितने हैं 32 सल्फर का एटॉमिक वेट ले लो। तो अगर मास में मैं देखूं तो 32,
अब ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है 32 और यहाँ पे कितना है 48। तो सल्फर के फिक्स्ड अमाउंट है, ऑक्सीजन के वेरिएबल अमाउंट डिफरेंट अमाउंट दिए गए हैं, यहाँ 32 इधर 48। तो अब इन दोनों में भी एक सिंपल रेशियो आ रहा है, देखो इनमें भी एक सिंपल रेशियो आ रहा है। O2 और O3 में अगर मैं देखूं तो सपोज 32/48, तो ये तुम्हारा एक सिंपल रेशियो आ रहा है, ये 2/3 का रेशियो आ रहा है। तो ये किसको शो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये नहीं शो कर सकता क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है, दोनों कंपाउंड सेम एलिमेंट से मिलके बनने चाहिए, जिसमें एक का अमाउंट फिक्स हो और दूसरे का डिफरेंट हो। तो उसके डिफरेंट अमाउंट में अपन एक सिंपल रेशियो चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, 1 लीटर ऑफ N2 combined with 3 liter of H2 to form 2 liter of ammonia under the same condition। ये किस लॉ को इलस्ट्रेट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखो, क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया गया और इससे अमोनिया फॉर्म करी गई। वैसे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहती है, पर अभी जनरल वे में तुम इस तरीके से देख सकते हो। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, कहा गया कि 1 लीटर 3 लीटर एंड 2 लीटर। तो जो मोल का रेशियो आ रहा है देखो 1 3, वही वॉल्यूम का रेशियो आ रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है। तो गैसेस सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम में रिएक्ट करती हैं कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो इन सारी इस पूरी तीनों गैसेस के लिए टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेम है, तो इनसे रिएक्टिंग जो वॉल्यूम का रिएक्टिंग रेशियो होगा वो भी एक सिंपल रेशियो होगा। तो ये कौन सा लॉ बन गया भाई, गेलुज़ैक्स लॉ बन गया। तो इसका आंसर आपका फोर्थ बन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है गेलुज़ैक्स लॉ। अच्छा, एक चीज समझो, जब भी गैसेस की बात आए तो मैं तुमको एक इक्वेशन बता दे रहा हूँ, PV = nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है। ये गैसियस स्टेट में पढ़ते हैं, पर अभी थोड़ा सा गैसेस के लिए जब भी कोई क्वेश्चन आए तो तुम इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बात करूं तो ये शो कर रहा है कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है। तो सपोज पहले मैं ये कंडीशन ले रहा हूँ नाइट्रोजन के लिए, फिर मैं ये ले रहा हूँ हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन के लिए देखो 2 बार अपन ने अलग अलग क्वेश्चन लिखे। अब अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए प्रेशर सेम है, टेम्परेचर की कंडीशन सेम है, R एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है। तो देखो अगर मैं इनके वॉल्यूम का रेशियो लूं, V of P means V of N2 upon V of H2, so that will be equals to number of mole of N2 upon number of mole of H2। मीन्स जो वॉल्यूम का रेशियो आ रहा है वही मोल्स का भी रेशियो आ रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो मोल्स का रेशियो आएगा वही वॉल्यूम का रेशियो आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन इजीली कर सकते हैं। जब भी गैसेस, दो गैसेस को कंपेयर करना है तो ये दो इक्वेशन लिख लो, उनके प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन को मैच करा लो, तो उससे वॉल्यूम और मोल्स का रेशियो आप निकाल सकते हैं। आपने 2 लॉ गैस के केस में बहुत इजीली पढ़े होंगे, मोल्स को रिलेट करने वाले और वॉल्यूम को रिलेट करने वाले, एक गेलुज़ैक्स लॉ और एक अपना एवोगैड्रोस लॉ। तो दोनों का यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को इजीली किया जा सकता है। यहाँ पूछा गया है रिगार्डिंग गेलुज़ैक्स लॉ, तो वो अपन इजीली इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो बिजनेस बॉक्स 1 है, इसमें बहुत से क्वेश्चन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है फॉर गैसियस रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3 if 20 ml of N2 completely reacts with H2 then find out volume of ammonia। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर मैं यहीं पे लिख दूं तो देखो यहीं से बन जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 6 इजीली। कैसे उसको 6 कर दूं। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यही क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज सेम। इफ 20 ml of N2, यहाँ पे क्या कर दिया, 20 ml of N2 completely reacts with H2, H2 का अमाउंट नहीं दिया है, completely reacts with H2, then find out volume of produced ammonia। तो भाई वही अभी गेलुज़ैक्स का यूज कर लो कि अगर ये 20 ml है
तो 1:3 का रेशियो है, तो ये कितना हो जाएगा 60 ml, और ये 1:2 इधर आ रहा है, तो ये 20 के अकॉर्डिंग कितना बन जाएगा 40 ml। आपसे यही पूछा गया, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था इसमें, ठीक है। अच्छा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 4 1 liter flasks are separately filled with gases CO2, fluorine, ammonia and helium at same room temperature and pressure. The ratio of total number of atoms of gases present in different flasks. क्वेश्चन क्या है कि सपोज मैंने 4 फ्लास्क ले लिए, सबका वॉल्यूम सेम है, 1 लीटर दे रखा, ठीक है। अब इसमें 4 डिफरेंट गैसेस फिल्ड है, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन, अमोनिया एंड हीलियम। इसमें मेरे पास क्या है CO2 है, इसमें मेरे पास फ्लोरीन है, इसमें अमोनिया है और इसमें हीलियम। सबका वॉल्यूम सेम है एंड सेम रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और सबके लिए टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन भी सेम है। तो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि क्या 4 डिफरेंट गैसेस हैं, उनके लिए वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। जो भी अपन ने PV = nRT किया था उससे भी इमेजिन कर सकते हो, PV = nRT इसका, PV = nRT इसके लिए, प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, वॉल्यूम सेम, तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, R तो कांस्टेंट है, तो इनके मोल्स क्या हो जाएंगे अपने सेम। तो जितने मोल्स मेरे पास CO2 के हैं, n मोल्स ऑफ CO2 के हैं, उतने ही मेरे पास क्लोरीन के हैं, उतने ही मेरे पास अमोनिया के हैं, उतने ही मेरे पास किसके हैं हीलियम के। अब इसमें मोल्स तो पूछे नहीं गए, इसमें कहा गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दीस गैसेस प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लास्क वुड बी, तो जो डिफरेंट एटम्स है उनका रेशियो बताना है। तो इसके n मोल्स में इसके कितने एटम हो जाएंगे, CO2 बेस मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं मुझे 3, तो इसमें कितने एटम हो जाएंगे 3n, इसमें कितने एटम हो जाएंगे 2n, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 4n, और इसमें n। तो बस रेशियो आ गया, ये 3n आ रहा है, ये 2n आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है 4n, और ये आ रहा है अपना n। तो वो रेशियो आ गया 3:2:4:1। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो वही उसी एक कॉन्सेप्ट पे तुम्हारे गैसेस के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अभी मोल कॉन्सेप्ट में वो PV = nRT इजीली यूज कर सकते हो, या फिर गैसियस स्टेट और एवोगाड्रो लॉ को ध्यान में रखो, तो बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। गेल-ब्लैक्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ को अगर याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है 2 flasks A and B of equal capacity of volume contains SO3 and CH3 gas respectively under similar condition, which flask has more number of moles। तो भाई ये भी वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, इसको तुम अब इजीली ट्राई कर सकते हो, ठीक है, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। अब इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं द वेपर डेंसिटी ऑफ 2 गैसेज आर इन द रेशियो ऑफ 1:3, द मॉलिक्यूलर मास आर इन द रेशियो। अब ये क्वेश्चन आ गया अपना किस पर, वेपर डेंसिटी पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में वेपर डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अब वेपर डेंसिटी का भी एक बेसिक फॉर्मूला आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मोलर मास बाय 2, ये वेपर डेंसिटी का एक फॉर्मूला हो गया। तो वेपर डेंसिटी ऑफ 2 गैसेज आर इन द रेशियो ऑफ 1:3, द मॉलिक्यूलर मासेस आर इन द रेशियो ऑफ, अब 2 गैसेज हैं उनकी वेपर डेंसिटी का रेशियो 1:3 का है, तो उनके मॉलिक्यूलर मासेस का रेशियो क्या होगा, वही रेशियो होगा भाई, क्योंकि अगर सपोज मैंने वेपर डेंसिटी किसी गैस A की ले ली तो वो मोलर मास ऑफ A/2 हो गया, और वही वेपर डेंसिटी गैस B की ले ली, वो मोलर मास ऑफ B/2 हो गया। अब अगर इनकी वेपर डेंसिटी का रेशियो जो आपसे बोला जा रहा है 1:3, दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे, तो अगर ये 1:3 आ रहा है तो ये भी तो 1:3 आ जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा 2, तो वो तो सेम रेशियो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इजी था। वेपर डेंसिटी को एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। वेपर डेंसिटी बेसिकली अपन क्या देखते हैं कि किसी गैस की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, मींस डेंसिटी ऑफ गैस एट ए गिवन कंडीशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अंडर सेम कंडीशंस। तो वहां से एक फार्मूला आएगा वेपर डेंसिटी = मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो वेपर डेंसिटी का जो रेशियो दिया है वही मॉलिक्यूलर वेट का भी रेशियो आ जाएगा, तो तुम्हें केवल डिवीजन करके देखना है इसको, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है
क्वेश्चन नंबर इसमें बिगनर बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 9 तक ही था, तो भाई ये बिगनर बॉक्स 1 अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बिगनर बॉक्स 2 पे जाऊं तो बिगनर बॉक्स 2 में सबसे पहले अपन देखेंगे कौन सा क्वेश्चन। बिगनर बॉक्स 2 में जो क्वेश्चन करने लायक है वो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 है। तो बिगनर बॉक्स 2 में अपन क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस एक क्वेश्चन से तुम्हें और बहुत सी चीजें करने को मिल जाएंगी, सीख जाओगे। फॉर एग्जाम्पल 10 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास, इसमें से किसका मैक्सिमम मास होगा। अब ऑप्शन 1 में है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो ऑप्शन 1 क्या है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो इसको आप 1 मोल एटम ऑफ कार्बन मान के कितना हो जाएगा, ये 1 ग्राम एटम लिखा है तो 1 मोल एटम मानोगे। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन यानी 1 मोल एटम ऑफ कार्बन है, तो बताइए आपसे पूछा गया है इसका मास क्या होगा, 0.1 दिया गया है, 0.1 ग्राम एटम यानी 0.1 मोल ऑफ कार्बन, तो 0.1 मोल ऑफ कार्बन का मास क्या होगा, 1 मोल का कितना होता है 12 ग्राम, तो 0.1 का कितना हो जाएगा 1.2। ऐसे अब ऑप्शन नंबर 2 में आपसे बोला गया है 0.1 मोल ऑफ अमोनिया, तो 0.1 मोल ऑफ NH3, तो NH3 के 1 मोल का मास कितना होता है भाई 17, तो 0.1 मोल का कितना हो जाएगा 1.7। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते चले जाओगे। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है 6.02 × 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें भी हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लो और फिर उसका मास देख लीजिए। फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है 1120 cc ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। अब देखो फोर्थ ऑप्शन में देखो 1120 cc बोले या ml बोले एक ही बात है, ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एट STP। अब इसका तुम्हें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, मास। तो पहले तुम देख लो कि इसके मोल कितने हो गए, तो अब तुम जानते हो कि 22400 ml अगर लेते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल, तो कार्बन के 1 मोल का मास कितना है 44 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको 1120 ml के लिए इसको फाइंड करना है। दैट इज नॉट ए टफ टास्क, आप इजीली पता कर सकते हैं ये कितने ग्राम आ जाएगा और आंसर मेरे ख्याल से यही आएगा। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करना है, इससे तुम्हें क्या आ जाएगा, ग्राम एटम्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी गैस का वॉल्यूम दिया हो STP पर उसको कैसे मास में कन्वर्ट करते हैं। तो इस एक क्वेश्चन से 3-4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अपने आप सीख जाओगे। इसलिए मैंने कहा कि इसमें पहले क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कर लो। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगर मैं बिगनर बॉक्स 2 में बात करूं बाकी क्वेश्चंस की, तो बाकी क्वेश्चंस इसमें इजी हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस इसमें नहीं दिए गए हैं। तो इसमें बिगनर बॉक्स 2 में अगर अपन बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन, जानते हो कार्बन 12 पे बेस्ड है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, ग्राम एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 16 ग्राम्स। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2, यू कैन इजीली कैलकुलेट SO2 का 64 आएगा, और सिंगल मॉलिक्यूल के लिए बोलेंगे तो 64 AMU, अदरवाइज 64। ठीक है, अब इसमें देखो इक्वल मासेस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन आर टेकन इन कंटेनर इन आइडेंटिकल कंडीशन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोल्स। अब ये क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें कहा गया इक्वल मास ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन आर टेकन इन कंटेनर इन आइडेंटिकल कंडीशन। क्या है, मास इक्वल है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का और मीथेन का, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन इनके मासेस सेम है, तीनों के m ग्राम दे दिए गए। ठीक है, तीनों को एक कंटेनर में ले लिया गया, आइडेंटिकल कंडीशन, तीनों के लिए प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन सेम है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोल्स, तो भाई इनके मोल्स का क्या रेशियो होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे इसका मास दिया गया है तो इनके मोल्स का क्या रेशियो होगा, तो मोल्स निकाल लो। भाई मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास, तो इसका मास m है, m अपन ने अज्यूम किया, और ये हो गया अपना 32, ये कितना हो जाएगा अपना, दिस इज m/2 एंड दिस इज m/16।
अब इसमें आपसे रेशियो पूछा गया है, इसका इसका और इसका रेशियो क्या होगा, तो आप रेशियो इजीली फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 1:16:2 का रेशियो अपना इजीली आ जाएगा, 1:16:2 ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है। तो एक इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 7.5 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी, द गैस इज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 7.5 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, 5.6 लीटर किस पे, एसटीपी पर, और आपसे पूछा गया गैस कौन सी है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो तुम ये ऑलरेडी जानते हो कि 5.6 लीटर है ना, 22.4 लीटर अगर अपन ले रहे हैं किसी गैस के, तो वो 1 मोल ऑक्यूपाई करता है, तो 5.6 लीटर कितना करेगा, तो बस आपका सीधे से आंसर आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन में केवल आपको गैस ही तो फाइंड करनी है, तो 5.6 लीटर किसके इक्वल है, 7.5 ग्राम के, so 22.4 लीटर, that will be equals to 22.4 into 7.5 divided by 5.6, ठीक है, तो ये 4 into 7.5 आ जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को जो गिवन गैसेस हैं उनके मोलर मास से कंपेयर कर लो, तो ये ऑप्शन 1 में NO दे रखा है, उसके इक्वल हो जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो गैसेस जो दे रखी हैं उनके मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिए, तो चल जाएगा आपको, ठीक है, कौन सी गैस है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है इफ Na is Avogadro number, then number of electron in 4.2 ग्राम ऑफ n-3। अगर Na Avogadro नंबर है तो तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ n-3 को नाइट्राइड आयन या N3- बोल सकते हो, नाइट्राइड आयन कहलाता है, ध्यान रखना, ठीक है। N3- लिखा हो तो ये एजाइड आयन कहलाता है। तो थोड़े नेम अभी याद करना शुरू कर दो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ n-3 फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड कर लो मोल्स, ठीक है, कितना है 4.2 ग्राम डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है भाई, बोलो, तुम लोगों को पता होगा 14। चार्ज से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके एटॉमिक वेट से, तो ये 4.2/14 ये इसके मोल्स आ गए, कितने आ गए 0.3 मोल्स हो गए। तो आई हैव 0.3 मोल्स ऑफ n-3, इसको ऐसे लिख लो n-3, बाहर लिख लो 0.3 मोल, और n-3 में इलेक्ट्रॉन पूछे हैं कितने होंगे 7 और 3 कितने हो गए 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 0.3 मोल, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 30 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऑप्शंस में ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑप्शंस में आपका आंसर देखो 3Na दे रखा है Na के फॉर्म में, तो मोल की जगह Na लिख दो, आंसर आ गया, 3Na इलेक्ट्रॉन इज आवर आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया 1 AMU इज इक्वल टू, दैट यू ऑलरेडी नो, तो उसको कुछ ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 8 में कहा गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ SO2 गैस एट STP, वही है STP पे 11.2 लीटर SO2 के दे रखे हैं, उसमें तुम्हें क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स, तो पहले मोल्स फाइंड कर लो। 22.4 लीटर में कितने मोल्स होंगे SO2 के 1, 11.2 में कितने हो जाएंगे 0.5, तो 0.5 मोल हो गए SO2 के। अब तुमसे पूछा गया नंबर ऑफ एटम्स, तो SO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं 3, तो 3 into 0.5 मोल में 1.5 मोल एटम्स आंसर आ जाएगा, या उसको आप 1.5 Na बोल सकते हैं। ऑप्शंस में 3Na/2 एक ऑप्शन दे रखा है, तो वो आंसर अपना इजीली इस तरीके से सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन इज, वो क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, 10 मैंने सबसे पहले करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट NTP, सेम क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का मास दे रखा है कितना 1 ग्राम, उसका वॉल्यूम पूछा है, उसको मोल में कन्वर्ट कर लो, मैं सब मोल से दिखा रहा हूँ है ना, मास को मोल में कन्वर्ट कर लो, तो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आपसे पूछा गया है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के मोल कितने हो गए, हाइड्रोजन बोलेंगे तो H2O लेके चलेंगे,
क्योंकि नेचुरल स्टेट H2 है। तो 1 ग्राम क्या हो गया, मोल कितने हो गए, 1/2 मीन्स 0.5 मोल हाइड्रोजन के हो गए। अब तुम्हें सिर्फ इतना फाइंड करना है कि 0.5 मोल हाइड्रोजन अगर एनटीपी पे है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो अभी बोला 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है 1 मोल, सो 0.5 मोल ऑक्यूपाई करेगा 11.2 लीटर। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो थोड़ा सा वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एट एनटीपी 5.6 लीटर ऑफ गैस वेट 8 ग्राम दी वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी की अपन ने पहले भी बात करी थी, तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, वेपर डेंसिटी की बात करी गई, तो वेपर डेंसिटी मोलर मास बाय 2, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। एट एनटीपी 5.6 लीटर ऑफ गैस वेट 8 ग्राम, तो 5.6 लीटर कितना गैस का 8 ग्राम के इक्वल है। एनटीपी एसटीपी की बात कर रहे हैं, तो वही सेम क्वेश्चन 22.4 लीटर किसके इक्वल होगा, 8 × 22.4 अपॉन 5.6, तो ये 32 आ जाएगा। तो 32 ग्राम आया, तो ये इसका ग्राम एटॉमिक वेट हो जाएगा गैस का, ठीक है, क्योंकि 22.4 लीटर 1 मोल के इक्वल होगा, तो ये 32 ग्राम एटॉमिक वेट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 16। तो सिंपली वेपर डेंसिटी पूछी गई है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये बिगनर बॉक्स 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन था। इसको फिर से एक बार देख लो, प्रैक्टिस कर लो, नेक्स्ट टाइम पे अपन और आगे की बात करेंगे। थैंक यू।